नमस्कार दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने मिजोरम की घटना का जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है, इनको अंदाजा नहीं है। ये पीड़ा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं नॉर्थ ईस्ट के चप्पे चप्पे पर घुमा हुआ व्यक्ति हूं और राजनीति में कुछ नहीं था तब भी अपने पैर वहां घिसता था। मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है उस क्षेत्र के प्रति, इनको अंदाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 3 प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं सदन के सामने और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, देशवासी भी सुन रहे हैं। पहली घटना 5 मार्च 1966, 5 मार्च 1966। इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। तो सुना आपने। चलिए अब पीएम ने जिस मिजो अटैक का जिक्र किया उसके बारे में जान लेते हैं। सुबह के 11:30 हुए थे। 5 मार्च 1966 की तारीख थी। मिजोरम की राजधानी, जो आज आइजोल के नाम से जाना जाता है, 4 लड़ाकू विमान आसमान में आइजोल को चारों तरफ से घेर कर बम बरसाने लगते हैं। ये भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम को मिजो हिल्स कहते थे, जो असम का हिस्सा था। बमबारी 8 दिन तक यानी 13 मार्च 1966 तक चलती रही। आज इस घटना को 57 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। बम भले ही 1966 में बरसाए गए थे, लेकिन घटना की शुरुआत 1966 से 6 साल पहले यानी 1960 में ही हो गई थी। उस समय असम सरकार ने 1960 में असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि असम में नौकरी उसे ही मिलेगी जिसे असमिया भाषा आती थी। मिजोरम के लोगों को सरकार का यह आदेश बड़ा अपने ही राज्य में बेगानों की तरह लगा। विरोध जताने के लिए राज्य के लोगों ने 28 फरवरी 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनाया, जिसके नेता थे लाल डेंगा। यहाँ से MNF का सरकार के आदेश के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। हालांकि शुरू में MNF ने शांतिपूर्वक धरनों पर फोकस किया कि सरकार के पास उनकी बातें मानने के लिए कोई तर्क ही न बचे। मामला तब बिगड़ने लगा जब साल
1964 में असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को असमिया भाषा लागू करने की वजह से बर्खास्त कर दिया। इस बटालियन में अधिकतर मिजो लोग थे। रेजिमेंट के इस फैसले से मिजो हिल्स के लोग नाराज हो गए और जो MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट अपने विरोध की शुरुआत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन से किया था, उसने हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। समय बीतता गया। अपने परिवार और बच्चों का हर सुबह चेहरा देखकर उठने वाले बटालियन को अपने वजूद की चिंता सताने लगी। MNF का जो विद्रोह सरकार और रेजिमेंट के खिलाफ एक चिंगारी बनकर सुलगती रही, वो अब दावानल में तब्दील होती जा रही थी। एक अकेला मिजो भला सरकार या रेजिमेंट से कैसे लड़ता? इसलिए जीवन के प्रति बड़ी उम्मीद देखकर वे मिजोवासी MNF में शामिल हो गए, जिन्हें बटालियन से निकाला गया था। आगे चलकर इन लोगों ने जो संगठन बनाया उसे मिजो नेशनल आर्मी कहा गया। वैश्विक राजनीति की ये पुरानी रणनीति रही है कि जब किसी देश में आंतरिक अशांति होती है तब पड़ोसी देश मध्यस्थ बनना चाहता है और उसमें अपनी भूमिका तलाशता है। पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश की भारत के पूरे हालात पर गिद्ध नज़र थी। सीमा सटे होने के कारण इन दोनों क्षेत्रों से मिजो नेशनल आर्मी को चोरी छिपे हथियारों की खेप पहुंचाया जाने लगा। दोनों देशों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करता देख चीन से भी नहीं रहा गया और उसने भी साजिश रचनी शुरू कर दी। चीन चुपके से ही सही लेकिन MNF का समर्थन करने लगा। ये देश सिर्फ भारत के उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई नहीं करते रहे, बल्कि जब जब इन उग्रवादियों पर सरकार और प्रशासन या सुरक्षा बलों की सख्ती होती, ये मिजो उग्रवादी जान बचाने के लिए म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप जाते थे। चूंकि इस विद्रोह का नेतृत्व MNF लीडर लाल डेंगा कर रहे थे, इसलिए सुरक्षा बलों को उसकी काफ़ी समय से तलाश थी। आखिरकार सुरक्षा बलों ने राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पर राजद्रोह का मुकदमा चला, हालांकि साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान का हमला और दूसरे तरफ देश में आंतरिक अशांति को देख MNF ने इसे अपने लिए बेहतर मौका समझा और सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। MNF ने इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे, अस्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। लाल बहादुर शास्त्री की मिजो मामले पर पूरी नज़र थी, लेकिन तभी 11 जनवरी 1966 को उनकी अचानक मौत से देश गहरे सदमे में डूब गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी। देश में उथल पुथल मच गया। इस अवसर को भी MNF ने भुनाना चाहा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत को अभी 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को लाल डेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पत्र लिख दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अंग्रेज के समय भी हम लोग आज़ादी की स्थिति में रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। लाल डेंगा ने पत्र तो लिख दिया था, लेकिन न तो उसे आभास था कि वो कितनी बड़ी चुनौती फेस करने जा रहा है और न ही आगे सत्ता पर काबिज होने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसका एहसास था। लाल डेंगा के पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी 24 जनवरी को इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। इंदिरा ने सत्ता संभालने के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको के तहत सबसे पहले आइजोल और फिर लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला कर दिया। सेना तितर बितर हो गई, क्योंकि इस ऑपरेशन को बहुत सोच समझकर अचानक ही अंजाम दिया गया था ताकि सुरक्षा बलों को संभलने का मौका ही न मिले, और हुआ भी यही। अगले दिन यानी 29 फरवरी को MNF ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी। उग्रवादियों ने देखते ही देखते चंफाई, लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। सीमावर्ती नगर चंफाई में वन असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को तेज हमले का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन,
70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें थीं। एक जूनियर कमीशन अफसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया। यहाँ से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाएं। एमएनएफ की ओर से हो रही गोलीबारी इतनी तेज थी कि भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। सब कुछ बदल चुका था। देश में सेना का इस तरह से कोई सामना कर सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उग्रवादियों का हौसला इतना बढ़ चुका था कि उसने आइजोल में सरकारी खजाने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी नहीं छोड़ा। अब सब कुछ उग्रवादियों के अधिकार में आ चुका था। निर्मल निवेदन अपनी किताब मिजोरम द डैगर ब्रिगेड में लिखते हैं कि छापामारों की एक पलटन ने सब डिवीजन अफसर को स्टाफ से बंधक बना लिया था। एक दूसरे जत्थे ने पीडब्ल्यूडी के दफ्तर का सारा सामान जीपों में ला लिया था। इधर लड़ाकों का मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि लड़ाके उनके बाहर न निकल सकें। लुंगलाई के सरकारी खजाने पर धावा बोलकर लोहे के बक्से जीपों पर लादे गए थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनमें 18 लाख रुपए थे। सरकारी खजाने सहित अन्य ठिकानों पर लूट और सेना से 2-2 हाथ कर एमएनएफ का मन इतना बढ़ चुका था कि उसने असम राइफल के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतार दिया और हेडक्वार्टर पर अपना झंडा फहरा दिया। इस घटना से इंदिरा काफ़ी हिल जाती हैं, जबकि वे कुछ दिनों पहले ही देश की प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इंदिरा गांधी सेना के मनोबल को तोड़ने वाले एमएनएफ की इस दुस्साहस के खिलाफ सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश देती हैं। एमएनएफ ने भारी दुस्साहस की थी भारत सरकार से दुश्मनी मोल लेके। उसे जवाब देने के लिए सेना ने भी कमर कस ली थी। 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें फ्रांस में बने 2 लड़ाकू विमान, जिसे भारत में तूफानी कहा जाता था और जिसका नाम था दैसे ओरागन, और 2 ब्रिटिश हंटर विमान शामिल थे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बम के गोले बरसाए। उग्रवादियों पर मशीन गनों से गोलियां भी बरसाई गईं। अब तक उग्रवादियों को समझ आ चुका था कि उन्होंने सरकार और सिस्टम को कम करके आंक लिया था। वे म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में छिप गए थे। स्थानीय लोगों में बमबारी से काफ़ी दहशत थी। मिजो नेशनल फ्रंट के एक सदस्य थंगसांगा ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हमारे छोटे से शहर पर अचानक शोर मचाते हुए 4 विमान उड़ने लगे। वो ऊपर से गोलियां चला रहे थे और बम गिरा रहे थे। कई भवनों में आग लगा दी गई थी और मकान टूटकर गिर रहे थे। चारों तरफ धूल फैली हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि केंद्र सरकार अपने ही इलाके में बम गिराएगी। ग्राम परिषद के एक सदस्य राम रुवाता ने कहा, हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो सरकार चीन के अंदर अपने विमान भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, उसने आइजोल पर बम गिराने के लिए युद्धक विमानों का इस्तेमाल किया। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली थी। पासा पलट चुका था। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 9 मार्च 1966 को कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया कि लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर राशन ही गिराना था तो इंदिरा ने फाइटर जेट क्यों भेजे? सवाल यह भी कि क्या एक प्रधानमंत्री ने अपने ही देश की जनता के खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया? और ये सवाल यहीं ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उठते रहे हैं। और जैसे 10 अगस्त 2023 को संसद में पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री देश की पूर्व प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर उठाए हैं, जिस पर आज राजनीति भी हो रही है। और यह राजनीति भले ही किसी नेता के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता हो सकता है, लेकिन एक देश के लिए कभी इसे सही नहीं कहा जा सकता। देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।